हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 8 देख रहे हैं। हम लोग को टोटल 22 एक्ट पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग 19 एक्ट के बारे में देखेंगे। आज का टॉपिक है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ठीक है, मैं इस लेक्चर में यूनिट वाइज और सिलेबस वाइज आपको लेके चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1991 में। अब ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होता क्या है? एक ऐसा एरिया अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन कहते हैं जो नदी किनारे हो, सीज, बेस, क्रीक्स, रिवर विच गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, जहाँ पे आज के समय में और पहले भी और हर 10-12 दिन पे टाइड्स आना जरूरी है। अब वो हाई टाइड हो या लो टाइड हो, तूफान आता ही रहता है, ज्वार भाटा आता ही रहता है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में, जिसके कारण वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो टूट जाते हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनिज़म हैं उन लोग को प्रॉब्लम होता है, वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं उन लोग को प्रॉब्लम होता है। तो सरकार ने कुछ एक्ट लागू किया। ठीक है, और ये कहाँ होता है? इंडियन कोस्ट लाइन या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के पास जाइए, साउथ में देखिए इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, वहाँ पे। अब यहाँ पे जब बात आती है टाइड्स की, तो टाइड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाई टाइड लाइन, मीन्स लाइन ऑन द लैंड अप टू विच इज हाइस्ट वाटर लाइन रीचेज अलोंग द स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड होता है ऐसे बसंत ज्वार जिसको बोलते हैं, मतलब फरवरी मार्च के टाइम में, जनवरी फरवरी। ठीक है, उस समय में हाई टाइड लाइन भी चलता है और लो टाइड लाइन भी चलता है। हाई टाइड लाइन मीन्स हाईएस्ट वाटर लाइन्स, कहाँ से? धरती से ऊपर की तरफ। ठीक है, एक ऐसा लाइन होता है लैंड पे जिससे ऊपर की तरफ यदि पानी बढ़ जाए और स्प्रिंग टाइड बढ़ जाए, उसको हम लोग हाई टाइड लाइन कहते हैं। लो टाइड लाइन ठीक उसका अपोजिट, सिमिलर इट मीन्स लाइन ऑन द लैंड अप टू विच लोएस्ट वाटर लाइन्स रीचेज ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड। ठीक है, ये जो साइक्लोन आता है, सुनामी आया था, ये सब इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के अंतर्गत। अब ये एक्ट लाने का पर्पस क्या था? टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फ्रेगाइल कोस्टल इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोस्टल एरियाज। वही बात, हमको कोस्टल इकोसिस्टम और कोस्टल एरिया को बचा के रखना है। कैसे बचाएंगे हम लोग आगे देखेंगे। In 1991, CRZ first issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under EPA Act 1986। EPA एक्ट क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंतर्गत CRZ को लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अब जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों लागू किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज लाइक मैंग्रोव्स, कोरल रीफ विच एक्ट एज ए सील्ड अगेंस्ट सुनामी एंड साइक्लोन। मान लीजिए यदि हम इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, मैंग्रोव्स एरिया, कोरल रीफ्स एरिया, यदि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा किससे? सुनामी और साइक्लोन से। इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज लाइक फिशिंग कम्युनिटीज, जो वहाँ पे रहने वाले मछली उत्पादन करने वाले कम्युनिटीज़ है, उनको भी हम लोग बचा पाएंगे यदि हम लोग ये सब पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ नियम कानून लाते हैं, तो ये लोग को हम लोग बचा पाएंगे। ठीक है, इन लोग का ज़िंदगी बेहतर हो पाएगा, क्योंकि ये लोग भी तो नदी किनारे ही रहते हैं। रेजिलियंट मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स, जितना कम से कम क्लाइमेट चेंज हम लोग कर पाएँ वो बेहतर होगा कि कोई परेशानी हम लोग के पास ना आए। मिटिगेटिंग मतलब कम से कम। अब हम लोग यदि पॉल्यूशन फैलाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक, टू बैलेंस डेवलपमेंट विथ कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल इन्वायरमेंट। हाँ, अब बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कोस्टल एरिया के पास कंजर्वेशन के साथ। कंजर्वेशन हम लोग किसको कहते हैं?
बहुत प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, एक एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पेड़ पौधा को बचा के रखना है, ऑर्गेनिजम्स को बचा के रखना है, उसी को कहते हैं बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक। तो ये सब रेगुलेशन लाया गया कोस्टल जोन इम्पोर्टेंस। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, इन सब एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट ने रोक दिया, जैसे कि लार्ज कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ हैजर्डस मटेरियल वहाँ नहीं होना चाहिए, माइनिंग नहीं होना चाहिए, रिक्लेमेशन एंड बंडिंग विद ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट लाइन नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार ने भी कुछ न कुछ योगदान दिया है नियम लागू करने के साथ साथ। अब कुछ कुछ अमेंडमेंट देखा गया, तो जस्ट 20 साल के बाद 1991 में इस्टेब्लिश होने के 20 साल के बाद 2011 में सेवरल क्लासिफिकेशन किया गया कोस्टल जोन, कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका कैसा रेगुलेशन होगा अलग अलग एरिया में। तो देखते हैं, पहला आता है CRZ1। ये जो एरिया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज है, जैसे मैंग्रोव्स रहते हैं इन एरिया में, कोरल रीफ्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। तो उसको हम लोग किस एरिया में रखेंगे, CRZ1। ये डायरेक्ट नदी किनारे है, समुद्र किनारे है। अब उसके पीछे CRZ2 एरिया विच आर डेवलप अप टू शोर लाइन and falling within the municipal limits including built up area, village and towns or that are already well established। अब जब हम नदी समुद्र से थोड़े बगल में आते हैं तो ये सब चीज़ मिलता है, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, बायोस्फीयर, उसके जस्ट पीछे आते हैं तो म्यूनिसिपल लिमिट्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे गांव, शहर ऑलरेडी पहले से ही वेल इस्टेब्लिश्ड एरिया है, सिटी है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, CRZ2 में रखेंगे। CRZ3 area that are relatively undisturbed and do not fall under either CRZ1 and CRZ2 and also include rural and urban areas that are not substantially developed। हम लोग पूरे गांव की तरफ आ जाते हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा एरिया जो शहर में भी है गांव में भी है लेकिन डेवलप नहीं हुआ है, वो किसके अंतर्गत आएगा, CRZ1 एंड CRZ2 के अंदर, जो अभी भी अनडिस्टर्ब्ड है। CRZ1 में आता है एक्वाटिक एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू द टेरेस्ट्रियल लिमिट। अब मान लीजिए ऐसे जगह जो पहले से अनडिस्टर्ब्ड है लेकिन वहाँ पे एक्वाटिक एरिया भी है, जो टेरिटोरियल एरिया लिमिट तक आते हैं, मतलब पानी से लेके ज़मीन तक, उसको हम लोग रखेंगे CRZ1 में, ठीक है। तो ये था कोस्टल रेगुलेशन जोन को कैटेगराइज्ड किया गया था और ये एग्ज़ाम में मैच द कॉलम में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिसंबर 2018, ये हाल फिलहाल का ही इसमें कुछ पॉइंट्स है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था CRZ नोटिफिकेशन 2018। उसमें कहा गया था कि रीडिफाइन करें रेगुलेशन को, कोस्टल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन को फिर से उसमें नया कुछ जोड़े, रीडिफाइन करें। और ये किसके कहने पे किया गया था, साइलेस नायक कमेटी, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ये याद रखना है। इसमें क्या क्या हुआ था बातें ये देखते हैं। सपोर्ट फॉर लाइवलीहुड, जीवन व्यापन के लिए सपोर्ट कर पाए। अमेंडमेंट्स हैव एड्रेस द नीड्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटी, क्या क्या ज़रूरत है वहाँ के रहने वाले आदिवासियों या रहने वाले मनुष्यों के लिए, इंक्लूडिंग उनके लाइवलीहुड को बदलना होगा। प्रमोट करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑलरेडी टॉपिक डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर डिटेल से देख सकते हैं। स्ट्रीमलाइन क्लियरेंस, प्रोसीड्योर फॉर ऑब्टेनिंग CRZ क्लियरेंस वेयर सिंप्लीफाइड, मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में हम लोग जो भी काम करेंगे तो पहले से हम लोग पास क्लियरेंस होना चाहिए ना, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए। एंड पावर फॉर सर्टेन क्लियरेंस वे डेलीगेट टू स्टेट गवर्नमेंट, और ये कहाँ से हम लोग को लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्हीं के पास पूरा पावर रहता है, ठीक है। तो ये सब नया पॉइंट ऐड हुआ। बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन,
goal is to balance the imperative of coastal development with the critical need for environmental conservation, climate change resilience। मतलब हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो बैलेंस हो, जो इन्वायरमेंट को भी हानि ना पहुंचाए, हम ह्यूमंस को भी हानि ना पहुंचाए, कोस्टल का भी डेवलपमेंट हो सके और हम लोग को जो नीड मिलती है वो भी हम लोग को बेहतरीन मिल सके। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को डिटेल में देखा, और मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपके पास एक बेहतर नोट्स पहुंच सके, तो आप इस नोट्स को शेयर करें, आप इस लेक्चर को शेयर करें। जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको ये लेक्चर आसानी से पहुंच पाए, और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हम लोग ऐसे ही करते करते 22 एक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह, कन्वेंशन वगैरह जानेंगे, और धीरे धीरे मेरा कोशिश रहेगा दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम से पहले हम लोग पूरा यूनिट 8 का टॉपिक कंप्लीट कर दें। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, और आगे भी मैं लेक्चर लेता रहूँगा। तो अरस्तु विज्ञान के साथ बने रहें, अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आप लोग साथ में खड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।